Best attitude towards accounting with Pioneer. आनंद। अब अपन बात करेंगे बेटा जनरल एंट्रीज की इस सीरीज में बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। मैंने बैंक अकाउंट ओपन करा और बैंक में पैसे डिपॉजिट करे, तो बैंक पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सन है, बराबर है ना। तो बैंक में जब भी हमारे अकाउंट में पैसे प्लस हो रहा है, मतलब बैंक कहीं ना कहीं रिसीवर है, चाहे हमने डायरेक्ट जमा करा के आए, हमारे कहने पे किसी और ने जमा कराया, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और बैंक में से हमारे अकाउंट में से पैसे कभी भी माइनस हो रहा है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, बराबर है। बैंक का बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, बैंक में हमारे अकाउंट में पैसे प्लस मतलब बैंक डेबिट, बैंक में हमारे अकाउंट में से पैसे माइनस मतलब बैंक क्रेडिट, बराबर। फर्स्ट पॉइंट, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, हमने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करा, तो एंट्री क्या बन गई बेटे, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे मैंने निकलवाए, तो भैया पैसे यहाँ कैश नहीं है, पैसे की जरूरत है तो जाओ बैंक से निकाल लो। तो बिजनेस में कैश आया और बैंक हो गई यहाँ गिवर, तो बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, बराबर है। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक 5000 फॉर पर्सनल यूज, अब बैंक में से पैसे निकाले तो है तो बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट, लेकिन वो पैसे बिजनेस के लिए नहीं निकाले, काय के लिए निकाले हैं, पर्सनल यूज के लिए, तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बराबर ड्राइंग्स अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, बराबर है। तो जब भी बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहा है तो कैश टू बैंक, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, बराबर है। रेंट पेड टू रामलाल, सैलरी पेड टू सतीश बाय चेक 500 700, हमने दो पार्टी को आज चेक से पेमेंट करा, चेक से पेमेंट करा मतलब बैंक में से पैसे माइनस होंगे तो बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट। लेकिन हमने काय का पेमेंट करा, हमने पार्टी का पेमेंट नहीं करा, हमने मकान मालिक को रेंट पेड करा। अब यहाँ मकान मालिक रामलाल होता है या श्यामलाल होता है और भी उसका कुछ नाम होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे को, मैंने आज की डेट में रेंट पेड करा है चेक से, रेंट पेड बाय चेक, बस दैट्स ऑल, पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट या टू बैंक। सैलरी पेड करी चेक से तो सैलरी एक्सपेंसेस है, तो सैलरी टू बैंक है ना, दोनों कंपाउंड करना चाहे तो साथ में कर देंगे। रेंट अकाउंट डीआर 500, सैलरी अकाउंट डीआर 700, टू बैंक 1200। रेंट डेबिट हुआ है 500 से, सैलरी डेबिट हुई है 700 से, टोटल पेमेंट अपन ने कर दिया बैंक के थ्रू 1200, बराबर है। डोनेटेड ₹2000 बाय चेक, आज हमने डोनेशन दिया, मस्त खुशी खुशी में, आज हम बड़े आनंद में हैं, तो भैया आ जाओ डोनेशन देने के लिए तैयार खड़े हैं हम, लेकिन हमने वो डोनेशन चेक से दिया, तो पैसा कहां से माइनस हुआ बेटा, बैंक से, तो बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट। डोनेशन हमारे लिए लॉस है तो डोनेशन अकाउंट होगा डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी डोनेशन अकाउंट या टू बैंक, बराबर है। और चेक इशू टू प्रकाश 2000, मतलब प्रकाश को चेक से पेमेंट करा, अमाउंट पेड टू प्रकाश बाय चेक, है ना, तो प्रकाश हो गया रिसीवर, बैंक हो गया गिवर, बैंक में से पैसे माइनस होंगे तो बैंक तो होगा क्रेडिट, तो प्रकाश हो जाएगा डेबिट, प्रकाश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, बराबर है। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने लोन लिया, लोन लिया मतलब हमारे अकाउंट में पैसे प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना, तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट, तो बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन, मतलब हमारे बैंक में दो अकाउंट होगा, एक हमारा जो करंट अकाउंट होता है, तो करंट अकाउंट में पैसे प्लस हुए तो वो करंट अकाउंट नॉर्मली हम उसको बैंक अकाउंट के नाम से बोलते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट वहां प्लस, और हमारे लोन अकाउंट में से पैसे माइनस हुए तो लोन हमारी लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई, तो बैंक लोन हो जाएगा क्रेडिट, एंट्री बन गई बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन अकाउंट, बराबर। कभी कभी आपके बैंक में दो दो तीन तीन अकाउंट भी है, तो जिस अकाउंट में पैसे प्लस हो रहे हैं वो डेबिट, और जिस अकाउंट से पैसे माइनस हो रहा है वो अकाउंट क्रेडिट, बराबर है।
कैश लोन टेकन फ्रॉम बैंक। नॉर्मली बैंक वाले कभी भी आपके हाथ में लोन का अमाउंट कैश नहीं देते हैं। जैसे इसके पहले अपन ने एंट्री करी, बैंक से लोन लिया तो बैंक अकाउंट दिया टू बैंक लोन अकाउंट। अब इस पॉइंट में क्लियर लिखा हुआ है कैश लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बैंक ने लोन का अमाउंट हमारे हाथ में नगद दे दिया तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट और लोन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कैश अकाउंट लिया टू बैंक लोन अकाउंट। लोन ₹4,000 गिवन टू दिलीप। अब हमने दिलीप को लोन दिया तो दिलीप हो गया रिसीवर, दिलीप हो जाएगा डेबिट। अगर नाम नहीं दिया होता तो मैं लोन अकाउंट डेबिट कर देता, बराबर है। तो दिलीप अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। मेरे यहां से क्या गया भैया, मैंने लोन दिया तो मेरे अच्छे तो कैश गया, तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और जिसको मैंने दिया उस पार्टी का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। पार्टी का नाम नहीं दिया होता तो लोन अकाउंट भी लिख सकते थे, गलत नहीं है। लोन ₹4,000 गिवन टू दिलीप बाय चेक। अब मैंने दिलीप को लोन दिया तो दिलीप रिसीवर है तो दिलीप तो होगा डेबिट और वो अमाउंट मैंने कैश नहीं दिया, मैंने कहाँ से दिया है, चेक से। मतलब मेरे बैंक में से पैसे माइनस होंगे तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। दिलीप अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, बराबर है। गुड्स परचेज 5,000 एंड अ चेक इशू फॉर इट। हमने गुड्स परचेज कराया और सप्लायर को इमीडिएटली पेमेंट करा, भैया हाथों हाथ लेके जा, और नगद नहीं चेक लेके जा तो भैया। तो गुड्स परचेज करा तो परचेज तो होगा डेबिट, तो परचेज अकाउंट दिया, पेमेंट कैश नहीं हुआ, पेमेंट चेक से हुआ है तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट दिया टू बैंक। A check issued for goods purchase 50,000 at 5% trade discount and 2% cash discount। तो हमने गुड्स परचेज करा, पेमेंट चेक से कर दिया, इमीडिएटली कर दिया है, लेकिन उस परचेज में ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। तो सबसे पहले तो वो गुड्स की एमआरपी कितनी है, 50,000। क्या ट्रेड डिस्काउंट है तो पहले ऊपर के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। 50,000 का 5% 2,500 ट्रेड डिस्काउंट माइनस है तो परचेज होगी 47,500 की। परचेज अकाउंट में डेबिट होगा 47,500। अब 47,500 का पेमेंट हम सप्लायर को करेंगे तो सप्लायर से हमको 2% डिस्काउंट और मिलेगा। तो 47,500 का 2% 950। तो 47,500 में से 950 माइनस करके बाकी का अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट 46,550 का चेक बना के हम उसको पेमेंट में दे देंगे। तो एंट्री हो गई परचेज अकाउंट या 47,500 टू कैश की जगह टू बैंक, क्योंकि पेमेंट चेक से हुआ है, और टू डिस्काउंट, यहाँ हमको डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट हमारी इनकम है, बराबर goods sold at invoice price 20,000 at 5% trade discount and 2% cash discount, amount received by cross check। तो हमने पार्टी को आज मटेरियल सेल करा और पार्टी से पेमेंट रिसीव हो गया है, लेकिन वो पेमेंट रिसीव हुआ है क्रॉस चेक से, और वो चेक ऐसा कैसे हमारे बैंक में क्लियरिंग के लिए डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि क्रॉस चेक है। क्रॉस चेक आपको अपने अकाउंट में क्लियरिंग के लिए ही डिपॉजिट करना है, उसको बैंक से हम इनकेस नहीं करवा सकते हैं, बैंक से पैसे नगद नहीं निकाल सकते, मतलब सीधा अमाउंट हमारे बैंक में ही आएगा। तो सबसे पहले तो सेल्स कितने की है, तो एमआरपी है 20,000 की। क्या ट्रेड डिस्काउंट है, यस 5%। तो 20,000 का 5% 1,000 रुपीज, तो 20 माइनस 1,000, तो सेल्स कहलाएगी 19,000 की। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होगा 19,000। अब कस्टमर से 19,000 रिसीव नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने कस्टमर को ऑफर दे रखा है कि यदि पेमेंट करोगे तो 2% डिस्काउंट माइनस करके करना। तो 19,000 का 2% 380, कस्टमर से 380 माइनस होके हमको चेक रिसीव होगा 18,620। 18,620 तब चेक से पेमेंट आया और उस चेक को सीधा बैंक में जमा कराया है, क्योंकि क्रॉस चेक है। तो अब एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट या टू सेल्स। तो सेल्स में 19,000, डिस्काउंट में 380 माइनस करके हमको नेट अमाउंट रिसीव हुआ चेक से 18,620, बराबर है। अब मशीनरी एक्वायर्ड फ्रॉम शंकर 8,000 एंड अ चेक इशूड टू हिम।
हमने शंकर से एक मशीन परचेज करी और इमीडिएटली चेक से पेमेंट कर दिया। तो मशीन आई है तो मशीन अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, बराबर है। अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम सोहन 6000। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी हम किसी को चेक से पेमेंट करेंगे, जब भी हम किसी को चेक से पेमेंट करते हैं तो बैंक में से पैसा माइनस होगा, बैंक अकाउंट ही क्रेडिट होगा, बराबर है ना। लेकिन जब किसी पार्टी से किसी भी पर्पस से हमको पार्टी से चेक रिसीव होता है तो उस चेक के हम नॉर्मली तीन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यदि चेक से पेमेंट आया है तो मैं उस चेक का क्या करूंगा, तो वो चेक लूंगा, मैं सामने वाले की बैंक में जाऊंगा, काउंटर पे खड़ा होऊंगा, चेक दूंगा और पैसे कैश लेता हुआ घर पे गिनता हुआ आ जाऊंगा। मतलब मैं उस चेक को अब सामने वाले के बैंक से इनकेस करवा सकता हूं। सेल्फ का चेक जो रहता है उसको हम हमारे अकाउंट में भी डिपॉजिट कर सकते हैं और चाहे तो कस्टमर के अकाउंट से जाके पैसे निकाल भी सकते हैं। तो कुछ नहीं कहा होगा तो सबसे पहला यूज अपन मान के चलेंगे कि चेक से पेमेंट आया है मतलब वो कैश ही है। चेक इन हैंड भी होगा तो इक्विवेलेंट टू कैश ही माना जाता है, बराबर है। तो हम यहाँ चेक से पेमेंट आया है और कुछ नहीं कहा है तो इसका मतलब अपन तो मानो कि कैश ही आया है, क्योंकि वो चेक अभी लेके सामने वाले के बैंक में जाएंगे और काउंटर पे देके कैश हाथ में लेके घर आ जाएंगे, बराबर है। तो ये एक एजेंशन है, कुछ नहीं कहा है तो हम चेक को कैश ही मान के चलेंगे। तो सोहन से चेक से पेमेंट आ गया मतलब कैश ही आ गया, कैश अकाउंट दिया टू सोहन, बराबर है। चेक का दूसरा यूज होता है, पार्टी से चेक से पेमेंट आया और वो चेक को हमने इनकेश नहीं करवाया, उसकी बैंक में जाके काउंटर पे देके कैश नहीं लिया, उस चेक को हमने हमारे बैंक अकाउंट में क्लियरिंग के लिए डिपॉजिट कर दिया। मतलब पेमेंट तो पार्टी से आ गया और वो चेक ऐसा कैसे हमने हमारे अकाउंट में हमारे बैंक में जाके क्लियरिंग के लिए डिपॉजिट कर दिया है, मतलब वो अमाउंट हम हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चेक के दो यूज अपन ने बात कर ली। पहला यूज क्या, कुछ नहीं कहा होगा तो कैश मानेंगे। दूसरा यूज, उस चेक को हम बैंक में क्लियरिंग के लिए भी डिपॉजिट कर सकते हैं यदि क्वेश्चन में कहा हो तो पढ़ो। A check received from Sohan 6000 and sent to bank same day। उसी दिन वो चेक ऐसा कैसे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो अमाउंट गया बैंक में तो बैंक अकाउंट दिया टू सोहन, सोहन से चेक से पेमेंट आया और चेक क्लियरिंग के लिए बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट दिया टू सोहन अकाउंट, बराबर है। तो चेक के दो यूज समझ में आ गया। कुछ नहीं कहा हो तो चेक को कैश मान के चलेंगे, हम उसको इनकेश करवा देते हैं और सेम डे बैंक में जमा करा दिया तो सीधा बैंक को डेबिट कर देंगे। कुछ नहीं कहा हो तो कैश को डेबिट करेंगे, क्लियरिंग के लिए बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक को डेबिट करेंगे। A check received from Sohan 6000, next day the check sent to bank। तो नेक्स्ट डे मतलब वो डे चेंज हो गया। तो पहले तो फर्स्ट डे की अपन बात करते हैं। फर्स्ट डे चेक से पेमेंट आया, कुछ नहीं कहा, अभी फर्स्ट डे कुछ नहीं कहा, तो फर्स्ट डे अपन उसको क्या मान के चलेंगे, केस। तो अपन एंट्री करेंगे व्हेन चेक रिसीव्ड फर्स्ट डे कैश अकाउंट दिया टू सोहन, और नेक्स्ट डे जब हमने उस चेक को बैंक में क्लियरिंग के लिए डिपॉजिट करा तो नेक्स्ट डे बैंक को डेबिट कर देंगे कि वो चेक बैंक में गया तो बैंक अकाउंट दिया, और फर्स्ट डे अपन उसको क्या कंसीडर कर लिया था, कैश, जबकि वो इनकेश करवाया नहीं है तो कैश को यहां क्रेडिट कर देंगे। बात समझ आ गई। चेक के दो यूज मैंने बताया, जब भी चेक से पेमेंट आएगा कुछ नहीं कहा है तो कैश मान लेंगे, बैंक में जमा करा दिया सेम डे तो बैंक टू सोहन कर देंगे, और सेम डे बैंक में नहीं जमा कराया तो फर्स्ट डे तो हम उसको कैश कंसीडर करेंगे, और सेकंड डे, नेक्स्ट डे, आफ्टर सम डे जब भी हम उसको बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक को डेबिट करके और कैश को अगेन क्रेडिट कर देंगे। मतलब वो कैश इनकेश नहीं हुआ है, वो चेक अब बैंक में क्लियरिंग के लिए गया लेकिन डे चेंज हो गया। फर्स्ट डे उसको अपन ने कैश कंसीडर करा था, सेकंड डे बैंक को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दिया। इज इट क्लियर। चेक का तीसरा यूज कि हमको किसी पार्टी से पेमेंट लेना था, पेमेंट में वो चेक आ गया, चेक से पेमेंट आ गया, और उस चेक को ऐसा कैसा ही हमने किसी पार्टी को हमको पेमेंट देना था तो हमने वो चेक ऐसा कैसे थर्ड पार्टी को पेमेंट में दे दिया,
उसको बोलते हैं चेक इंडोर्स करना, चेक ट्रांसफर करना। वही चेक जो किसी पार्टी से हमको रिसीव हुआ था, वही चेक किसी पार्टी को हमने पेमेंट में इशू कर दिया। तो डेटर से पेमेंट में चेक आया था, क्रेडिटर्स को पेमेंट में चेक से पेमेंट कर दिया, सेम चेक। तो अब यहां दो कंडीशन बनती है। अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, मतलब राम से चेक से पेमेंट आ गया और कुछ नहीं कहा तो अपन चेक को क्या मानेंगे, कैश। तो अपन एंट्री कर दो कैश अकाउंट दिया टू राम, और वही चेक अपन ने फिर पेमेंट में किसको दे दिया, सीता को। तो अगली एंट्री कर देंगे सीता अकाउंट दिया टू कैश, मतलब वो चेक को अपन ने कैश कंसीडर करा कि इधर कैश आ गया, इधर कैश दे दिया। तो दो एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री में राम से चेक से पेमेंट आया, चेक को कैश कंसीडर करेंगे तो कैश टू राम। सेकंड एंट्री में वही चेक सीता को इंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, पेमेंट में दे दिया, तो सीता अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। ये दो एंट्री कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। नरेशन में अपन पूरी डिटेल लिख देंगे कि चेक से पेमेंट आया था और वही चेक हमने सीता को इंडोर्स किया। और चाहे तो ये दो एंट्री ना करते हुए कंपाउंड एंट्री कर देते हैं। चेक से पेमेंट आ गया, किससे आ गया, राम से, तो राम हो गया गिवर, और वो चेक ऐसा कैसे अपन ने किसको दे दिया, सीता को, तो सीता हो गई रिसीवर। तो हम यहाँ कैश डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ, कैश अकाउंट डेबिट करके क्रेडिट करा, मतलब कैश अकाउंट को आप कंसीडर ही मत करो। तो सीधी सीधी एंट्री क्या बन गई, कैश कैश हटा दो, तो सीता डेबिट और राम क्रेडिट, सीता राम। तो सीता से राम से पेमेंट चेक से आया और वो चेक ऐसा कैसे सीता को इंडोर्स कर दिया, तो सीता हो गई रिसीवर, राम हो गया गिवर। और इसकी डिटेल अपन नरेशन में लिखेंगे कि राम से जो पेमेंट चेक से रिसीव हुआ था, वो चेक ऐसा कैसा ही हमने सीता को इंडोर्स कर दिया। तो या तो दो एंट्री कर सकते हैं और चाहो तो कंपाउंड एंट्री कर देंगे सीता राम। बराबर है। A check received from Ram endorsed to सीता, अभी अपन ने बात करी, एक ही एंट्री करेंगे, क्या एंट्री हो गई, सीताराम। अब सीता ने वो चेक उसके बैंक में क्लियरिंग के लिए डिपॉजिट करा होगा, तो सीता को उस चेक का पेमेंट नहीं मिला, वो चेक हो गया डिसऑनर्ड, चेक हो गया बाउंस। तो सीता हमारे पास आई, क्या ये कैसा चेक दे दिया था तुमने, किसका चेक है ये, इसमें तो पेमेंट ही नहीं है, चेक का पेमेंट नहीं हुआ, चेक बाउंस हो गया, चेक डिसऑनर्ड हो गया। तो which was dishonored, तो वो चेक से जो राम से पेमेंट आया था वो हमने सीता को इंडोर्स कर दिया था, तो एंट्री हुई थी सीता दिया टू राम अकाउंट। अब वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो जब वो चेक डिसऑनर्ड होगा तो क्या वास्तव में राम से पेमेंट आया क्या, पहले तो हमने एंट्री कर दी थी राम से आ गया और सीता को पेमेंट पहुंचा दिया। अब वास्तव में हुआ ये है कि वो पेमेंट एक्चुअल में राम से आया ही नहीं है और सीता को पेमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि चेक हो गया बाउंस। तो अपन इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे, राम को डेबिट कर देंगे, राम को डेबिट कर देंगे मतलब वापस से डेटर्स बना देंगे, और सीता को क्रेडिट कर देंगे, सीता को क्रेडिट कर देंगे मतलब सीता को वापस से क्रेडिटर्स बना देंगे कि हाँ अभी आपको पेमेंट करना बाकी है। तो जब भी चेक से पेमेंट आता है और वो चेक अगर डिसऑनर्ड हो जाएगा तो वो जो एंट्री पहले करी थी उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो पहले सीताराम और अब एंट्री हो जाएगी राम दिया टू सीता, राम को डेबिट कर दिया मतलब डेटर्स बना दिया, सीता को क्रेडिट कर दिया मतलब वापस से क्रेडिटर बना दिया कि हाँ आपको भी पैसे देना बाकी है। बराबर है। बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज करे 200 रुपीज, तो क्या बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज करे, तो बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट तो ओवर डेबिट, सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। क्या बैंक वाले 200 रुपए 200 रुपीज लेने मेरे घर आएंगे क्या, नहीं ना, वो मेरे अकाउंट में से डायरेक्ट माइनस कर देंगे, मतलब मेरी बैंक में से पैसा माइनस होगा मतलब मेरी बैंक अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। बराबर। तो बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, तो एंट्री हो जाएगी बैंक चार्जेस अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, बैंक क्रेडिट मतलब बैंक में से पैसा माइनस। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंसेस है तो इंटरेस्ट तो होगा डेबिट, तो इंटरेस्ट अकाउंट दिया और मेरे अकाउंट में से हो जाएगा पैसा माइनस, तो टू बैंक अकाउंट। तो बैंक वाले कभी भी कोई चार्जेस वगैरह को चार्ज करते हैं तो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में से पैसे माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट, और वो जो चार्जेस चार्ज हुए इंटरेस्ट चार्ज हुआ वो एक्सपेंसेस है वो हो जाएगा डेबिट। तो बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, तो बैंक चार्जेस अकाउंट दिया टू बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू बैंक, एक्सपेंसेस डेबिट होता।
इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट थे तो मेरे डिपॉजिट्स पे बैंक से मेरे को इंटरेस्ट मिला, तो अब इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम हो गई, तो इंटरेस्ट अकाउंट तो होगा क्रेडिट, और इनकम हो गई तो बैंक वाले वो इंटरेस्ट अमाउंट मेरे घर देने नहीं आएंगे, वो अमाउंट मेरे अकाउंट में प्लस हो जाएगा। मतलब एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट या टू इंटरेस्ट, बैंक में पैसे प्लस मतलब बैंक डेबिट, और इंटरेस्ट मेरी इनकम है इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। बराबर है, इज इट क्लियर? अब कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन आवर बैंक अकाउंट, एक कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे बैंक में जाके, हमारे बैंक की डिटेल उसको मालूम थी, उसने जाके हमारे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। आजकल तो ये प्रोसेस बहुत इजी हो गया, ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं, तो एक कस्टमर से पेमेंट आ गया और वो पेमेंट सीधा हमारे बैंक में पहुंचा, हाथ में पैसा नगद नहीं आया, सीधे हमारे बैंक में ट्रांसफर हो गया, तो बैंक में पैसा प्लस हुआ मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। और किससे आया, कस्टमर से, तो टू कस्टमर टू डेटर्स, कस्टमर से डेटर्स से पेमेंट आ गया सीधा बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट या टू कस्टमर टू डेटर, बराबर है। A check received from Ali 2000 sent to bank for collection, आज अली से पेमेंट में एक चेक रिसीव हुआ और सेम डे उस चेक को बैंक में क्लियरिंग के लिए डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक में पैसे प्लस तो बैंक अकाउंट डेबिट, और गिवर है अली तो अली का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, एंट्री हो गई बैंक टू अली, अली से चेक से पेमेंट आया, सेम डे क्लियरिंग के लिए बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक अकाउंट या टू अली। गौर फरमाइएगा, 1 जनवरी, दो अलग अलग डेट है, दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है। 1 जनवरी अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम अली ₹2000 एंड सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो ये एंट्री अभी अपन ने करी, अली से चेक से पेमेंट आया, चेक क्लियरिंग के लिए बैंक में डिपॉजिट कर दिया, एंट्री हो गई 1 जनवरी को बैंक टू अली, अली से पेमेंट आ गया बैंक में चले गया, चेक क्लियरिंग के लिए गया। अब वो चेक क्लियरिंग के लिए गया था, उस क्लियरिंग की प्रोसेस में 2-3 दिन लगे, तो 5 तारीख को बैंक ने हमको इन्फॉर्म करा, 5 जनवरी बैंक इन्फॉर्म दैट चेक इज डिसऑनर्ड, वो जो अली का चेक आपने क्लियरिंग के लिए डाला था, डिपॉजिट करा था, वो चेक डिसऑनर्ड हो गया है, कारण कुछ भी हो, अली के अकाउंट में अमाउंट नहीं था, उसकी सिग्नेचर मैच नहीं हुई, ओवर राइटिंग थी, डेट गलत थी, रीजन कुछ भी हो, मतलब वो चेक क्लियर नहीं हुआ, चेक हो गया बाउंस, बराबर है। तो अभी चेक से पेमेंट आया था, बैंक में जमा करा दिया था, तो हमने एंट्री क्या कर दी थी, बैंक टू अली, अब वास्तव में वो चेक क्लियर हुआ ही नहीं है, तो 5 जनवरी को अपन उसकी रिवर्स एंट्री पास कर देंगे, अली को डेबिट कर देंगे, मतलब डेटर्स बना देंगे कि अली से वो पैसा अभी भी लेना है, और बैंक को कर देंगे क्रेडिट। तो जब भी किसी पार्टी से चेक से पेमेंट आता है और बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक टू पार्टी मैटर खत्म, लेकिन वो चेक बाउंस हो जाए, चेक डिसऑनर्ड हो जाए, तो फिर रिवर्स एंट्री हो जाएगी अली टू बैंक, अली को डेबिट करा मतलब डेटर्स बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट, अ चेक इशूड टू रामू 950 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट 1000, हमने रामू को 1000 के फुल सेटलमेंट में प्यार मोहब्बत से 950 रुपए पेमेंट करा चेक से, और बोला कि हिसाब बराबर, तो 1000 के पेमेंट में आपने 950 दिए और हिसाब बराबर, तो कहा डिस्काउंट 50 रुपीस। तो हमने रामू को पेमेंट करा, तो रामू का अकाउंट क्लोज हो गया कितने से, 1000 से, तो रामू दिया 1000, जबकि हमने उसको पेमेंट चेक से करा और चेक है 950 का, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, बैंक में से माइनस हो जाएंगे 950, तो यहाँ हमको डिस्काउंट मिला है, हमने अर्ली पेमेंट करा है, प्री पेमेंट करा है, तो सामने वाली पार्टी ने हमको डिस्काउंट दिया है 50 रुपीस, तो वो डिस्काउंट हमारे लिए यहाँ इनकम हो गई, तो एंट्री हो जाएगी रामू दिया 1000, चूंकि पेमेंट चेक से हुआ है तो बैंक क्रेडिट हो गया और डिस्काउंट क्रेडिट हो गया, बराबर है। A check received from Rajesh for 950 in full settlement of his debt 1000, इसका अपोजिट है, राजेश से 1000 लेना, राजेश आज पेमेंट करके गया चेक से, और वो भी 1000 रुपीस के अगेंस्ट में 950 का चेक ही देके गया और हिसाब बराबर इन फुल सेटलमेंट,
मतलब हमने यहाँ पे उसको 50 रुपए डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड किया, ठीक है ना। तो अब राजेश का अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, राजेश जो है गिवर है, तो राजेश का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 1000 से, जबकि रिसीव हुए 950 और डिस्काउंट दिया है 50, तो ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट दिया, क्योंकि चेक को बैंक में क्लियरिंग के लिए सेंड डिपॉजिट करा ऐसा लिखा नहीं है। तो अपन जब भी चेक से पेमेंट आता है तो क्या एजम्पशन लेके चलेंगे कि वो कैश ही आया है, क्योंकि चेक इक्विवेलेंट टू कैश ही माना जाता है। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट दिया 950, डिस्काउंट अकाउंट दिया 50 टू राजेश 1000, कैश अकाउंट दिया 950, डिस्काउंट अकाउंट दिया 50 टू राजेश 1000, बराबर। सेम पॉइंट, एक वर्ड चेंज हुआ, a check received from Rajesh for rupees 950 in full settlement of his debt 1000, यहां तक तो वही सेम पॉइंट है। एंड चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, और सेम डे वो चेक उठा के अपन ने अपने बैंक अकाउंट में क्लियरिंग के लिए डिपॉजिट कर दिया, बराबर है। तो वो पैसा हाथ में नगद नहीं आया, वो कहां चलेगा, बैंक में। तो बैंक अकाउंट दिया 950, डिस्काउंट अकाउंट दिया 50 टू राजेश 1000, बराबर है। आनंद में नेक्स्ट पॉइंट सेम पॉइंट है, उसमें आगे एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा। A check received from Rajesh for rupees 950 in full settlement of his debt 1000 and check sent to bank for collection 1 जनवरी को। तो ये तो वही एंट्री हो गई जो भी अपन ने करी, चेक सीधा बैंक में क्लियरिंग के लिए डिपॉजिट कर दिया है। तो 1 जनवरी को बैंक अकाउंट दिया 950, डिस्काउंट अकाउंट दिया 50 टू राजेश 1000। अब बैंक ने 5 जनवरी को अपने को इन्फॉर्म करा कि भैया आपका जो राजेश का चेक था वो बाउंस हो गया, वो क्लियर नहीं हुआ है, वो डिसऑनर्ड हो गया। तो भैया राजेश से तो अपन ने एंट्री कर ली थी कि पैसे आ गए, जबकि वास्तव में वो पैसे आए नहीं है, वो चेक बाउंस हो गया। तो अपन इसकी रिवर्स एंट्री मार देंगे, राजेश को डेबिट कर देंगे, मतलब राजेश को ऑफर डेटर्स बना देंगे। तो राजेश अकाउंट डीआर 1000, 5 जनवरी को रिवर्स एंट्री, राजेश अकाउंट डीआर 1000, बैंक को डेबिट करा था, मतलब बैंक में प्लस कर दिए थे, जबकि वो अमाउंट कलेक्ट नहीं हुआ, तो बैंक को 950 से क्रेडिट करेंगे। बैंक को कितने से क्रेडिट करेंगे, 950 से। और ये डिस्काउंट हमने दिया था उसको, ये कैश डिस्काउंट है, और कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट पे होता, तो पेमेंट हुआ था तो अपन ने कैश डिस्काउंट दे दिया था, जबकि अब वास्तव में वो चेक क्लियर हुआ ही नहीं है, चेक बाउंस हो गया। तो ये डिस्काउंट को भी अपन यहाँ क्रेडिट कर देंगे रिवर्स एंट्री में, डिस्काउंट भी कैंसिल कैंसिल कैंसिल। यहाँ डिस्काउंट को क्रेडिट करा, मतलब यहाँ डिस्काउंट इनकम नहीं है, ये तो वो डिस्काउंट क्रेडिट हुआ जो गलती से पहले डेबिट हो गया था, पेमेंट आ गया ऐसा मान के अपन ने डेबिट कर दिया था, जबकि वो चेक बाउंस हो गया है। तो ये इसकी रिवर्स एंट्री है, बात समझ में आई। तो जब भी किसी पार्टी से चेक से पेमेंट आता है, बैंक में डिपॉजिट करा, तो बैंक डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट अकाउंट दिया टू पार्टी, और वो चेक यदि डिसऑनर्ड हो जाता है तो विद डिस्काउंट एंट्री रिवर्स हो जाएगी, पार्टी को वापस डेबिट कर देंगे, डेटर्स बना देंगे, ग्रास अमाउंट से बैंक वाले अमाउंट से, चेक वाले अमाउंट से बैंक को क्रेडिट कर देंगे, और डिस्काउंट वाले अमाउंट से डिस्काउंट को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ डिस्काउंट इनकम नहीं है, वो डिस्काउंट कैंसिल हुआ, बराबर है। वेजेस पेड 1000, वेजेस अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, सिंपल। वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, एक मशीन परचेज करी, उसको इंस्टॉल करने के लिए वेजेस पेड करिए 1500। तो मैंने आपको बताया था कोई भी प्रॉपर्टी असेट्स हम परचेज करेंगे तो उस असेट्स को फर्स्ट टाइम परचेज करने से लेके इंस्टॉल करने, यूजेबल बनाने में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस है, वो असेट्स की कास्ट में ऐड होंगे, असेट्स अकाउंट में डेबिट होंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट नहीं होगा, बराबर है ना, याद आया। तो वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट ईयर टू कैश अकाउंट। वेजेस अकाउंट ईयर टू कैश अकाउंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ वेजेस कैपिटल एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी 20,000। अब एक नई टर्म आपके सामने है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है,
तो कोई भी फिक्स एसेट्स हम जब परचेज करते हैं और उसको यूज करते हैं तो ईयर टू ईयर उसकी वैल्यू डाउन होती जाती है। आज मैंने एक मशीन खरीदी थी 1 लाख रुपए की, तो एंट्री करी थी मशीनरी अकाउंट ईयर टू केस 1 लाख, मशीन अकाउंट का बैलेंस 1 लाख रुपए था, मशीन की वैल्यू 1 लाख रुपए थी। 1 साल तक मैंने उस मशीन को यूज करा, तो क्या 1 साल बाद उस मशीन की वैल्यू अभी भी 1 लाख ही होगी? तो कि नहीं यार, अब उस मशीन की वैल्यू 1 लाख से घट के रिड्यूस होके 80,000 रह गई होगी। मतलब 20,000 उसकी वैल्यू उस अकाउंटिंग ईयर में डाउन हुई है, क्योंकि आपने उस मशीन को यूज कराया, उसका बेनिफिट लिया है। तो वो जो 20,000 उस मशीन की वैल्यू कम हुई है, वो ही कहलाता है डेप्रिसिएशन। हम फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं तो ईयर टू ईयर उसकी वैल्यू उसके उपयोग करने से उसके एलिमेंट्स जो रहते हैं, उसके पार्ट्स जो रहते हैं, वो घिसाते जाते हैं, उसकी एसेट्स की वैल्यू कम होती जाती है। तो जो वैल्यू कम होती है उस कमी को ही अपन बोलते हैं डेप्रिसिएशन। बराबर, इस पे बाद में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो क्लियर हो गया। ईयर टू ईयर प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन होती जाती है, तो जितनी वैल्यू कम हो रही है वो डेप्रिसिएशन है। तो आज मेरी मशीन जो थी वो थी 20,000 की, 20,000 का 10% 2,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मतलब एसेट्स की वैल्यू 2,000 रुपए कम हो गई, तो वो जो कमी आई, तो वो कमी जो हो रही है एसेट्स की वैल्यू में, वो मेरे लिए क्या है? लॉस है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट ईयर 2000। अब इसके अगेंस्ट में मेरी जेब से कुछ कैश नहीं गया, मेरी उस एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो वो एसेट्स का अकाउंट क्रेडिट करूंगा। जब मैंने उस एसेट्स को परचेज करा था तो एसेट्स अकाउंट डेबिट करा था फुल अमाउंट से। अब जितनी उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, एसेट्स को मैं उतने अमाउंट से क्रेडिट कर दूंगा। तो जब भी कोई भी प्रॉपर्टी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा डेबिट, और वो एसेट्स का अकाउंट जो भी होगा, टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू कार, वो एसेट्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हम यहां पर वो डेप्रिसिएशन काय पे लगाना है? मशीनरी पे। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट ईयर टू मशीनरी। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड बिल्डिंग बाय 10% एंड 5%। मशीन पे 10% और बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन लगाना है। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड बिल्डिंग 20,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। तो मशीनरी की वैल्यू 20,000 है, 20,000 पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा 2,000, बराबर है। और बिल्डिंग की वैल्यू 15,000 है, 15,000 बिल्डिंग की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा 5% 750। तो मशीन पे 2,000 और बिल्डिंग पे 750 डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। दोनों पे डेप्रिसिएशन हो गया 2,000 प्लस 750, 2,750। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट ईयर 2,750, टू मशीनरी अकाउंट 2,000, टू बिल्डिंग अकाउंट 750, बराबर है। तो कोई भी प्रॉपर्टी पे जब भी हमको डेप्रिसिएशन लगाना है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो वो डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है। डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा डेबिट, और वो जो भी एसेट्स है उस अमाउंट से एसेट्स का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट ईयर टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट ईयर टू बिल्डिंग अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट ईयर टू फर्नीचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट ईयर टू कार अकाउंट, बराबर है। चलो आज अपन यहीं तक बात करेंगे, इसको अपन एक लेक्चर में और आगे करेंगे। अगले लेक्चर में आपका जनरल एंट्री हर एंगल से कवर हो चुका होगा, सब टाइप की आपको एंट्री बिल्कुल करीब करीब आ चुकी होगी। ठीक है, थैंक यू।